बच्चों, वेलकम टू स्कूलिफाई एकेडमी। और आज हम फिर आ चुके हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकते थे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट के हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है बच्चों। तो आज हम सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे सीक्वेंस वाइज। पर पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें और वो आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है उसमें चार चांद लगाने का काम करें। क्योंकि अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर देते हो एग्ज़ाम में, तो फिर आपके पूरे साल पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपके जो बोर्ड्स में मार्क्स होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप स्किप नहीं कर सकते हो। और जो दूसरी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो ये है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आंसर मिस नहीं करना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो कुछ भी मिस नहीं करना आपको इस वीडियो से, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले एमसीक्यू फॉर्मेट को देख लेते हैं। Which French artist prepared a series of 4 paintings in 1848 visualizing a world of democratic and social republics? आपको आंसर यहाँ वीडियो पोज करके देना है। मैं आंसर यहाँ लिख के लेके आया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, पर आपको वीडियो पोज करके इसका आंसर देने की ट्राई करनी है। पहले फ्रेडरिक सेलेरियो को आपको टिक करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। What was the Zollverein formed in 1834? तो इसका आंसर होने वाला है, वो होगा आंसर नंबर सी, एक कस्टम्स यूनियन ऑफ जर्मन स्टेट्स वो बनाना चाहता था, ठीक है, उसने बनाई थी, ठीक है। द सिविल कोड ऑफ 1804 विच स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द कॉमनली नॉन एज द, इसको हम बोलते हैं बच्चों नेपोलियनिक कोड बोलते हैं जिसे हम, जो कि बहुत ही फेमस कोड रहा है उस टाइम का। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ये सारे ही आपको इंपॉर्टेंट महसूस हो रहे होंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो रहे हैं क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं आपके प्री बोर्ड एग्जाम में देखे होंगे या फिर आपके क्लास टेस्ट में देखे होंगे, आपके टीचर ने आपको पेपर में दिया होगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके इस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको साथ साथ याद भी कर लेना है जो भी आंसर आपका बनता है। Who was described by Metternich as the most dangerous enemy of our social order? तो इसका नाम था गुसिपी मैगजीनी, जिसे हम बोलते हैं, वो इसे मोस्ट डेंजरस एनिमी के तौर पे देखा गया था उस टाइम पे, ठीक है बच्चों। आंसर टिक करते ही अपन आगे बढ़ेंगे। जिसका फिफ्थ क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है एमसीक्यू टाइप का, वो हम डिस्कस करते हैं। विच रीजन वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द यूरोप आफ्टर 1871? 1871 के बाद में कौन सा सबसे मोस्ट सीरियस रीजन था? वो था द बाल्कन्स, ठीक है। आगे बात करेंगे। अब ये जो शुरू होने वाले हैं वो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये सारे ही आंसर्स जो होते हैं उसमें 5 से 7 लाइन के बीच लिखना पड़ता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिखोगे तो और राइट में काउंट हो जाएंगे, इससे कम लिखोगे तो लेस कंटेंट में माने जाते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट लिया है ताकि आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा याद ना करना पड़े और आपको समझ भी आ जाएगी क्या पूछा गया है। What was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? The main objective was to undo most of the changes that had occurred in Europe during the Napoleonic War. It sought the restored the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. आपने ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो आई होप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े और आप वीडियो पॉज करके आंसर को पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने बैठूंगा बच्चों, तो ये वीडियो 10 से 15 मिनट की नहीं रह के फिर ये आधे घंटे तक जाएगी, क्योंकि फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आपके पास टाइम कम है और प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, तो इसलिए से मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करूँगा जो कि आप खुद भी पढ़ के आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। हाउ डिड लैंग्वेज प्ले ए रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन पोलैंड? जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, लैंग्वेज क्या है बच्चों।
दो पर्सन्स के बीच में कनेक्शन सा फील करवाती है। जैसे कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है और आपके सामने वाले इंसान को भी अगर वो लैंग्वेज आती है, तो आप इनडायरेक्टली एक कनेक्शन फील करते हैं कि देखिए इसे भी, ये भी अपनी कम्युनिटी से है या अपनी बिरादरी से है, तो वो एक कनेक्शन फील करवाती है, तो वही इसमें बताया गया है। आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स बट द क्लर्जी began using its as a weapon of national resistance. Using Polish for church gatherings and religious instructions became a symbol of struggle against Russian dominance, even leading to imprisonment of many priests. जैसे कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कैसे कि वहाँ के लोग ने जो पोलिश लैंग्वेज उन पे थोपी गई थी, उन्हें मतलब कुछ लोग बोल रहे थे उन पे थोपी गई थी, पर कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि वो हमारे लिए ज़रूरी थी, तो इसलिए उन्होंने चर्च में लागू किया। कुछ पंडितों को, मतलब जिसे प्रिस्ट बोलते हैं, जिसे जिसे हम फादर वगैरह बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म में, तो उन्हें फिर जेल भी हुई थी इस चक्कर में। तो वही सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। हु वर मेरिनियन एंड जर्मेनियन, ये दो चीज़ हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और साथ में एक चीज़ याद रखिएगा, इनका लिखने का जो तरीका है वो आपको काफ़ी यूनिक होना चाहिए। आपको दोनों को मैश नहीं कर देना है, ऐसा नहीं बना देना है कि कुछ समझ में ही नहीं आए कि कौन सा मेरिनियन है और कौन सा जर्मेनियन है, ठीक है। आइए बात करते हैं। दे वर फीमेल एलेगरीज सॉरी यूज टू पर्सनिफाई द नेशन इन फ्रांस। मेरिनियन रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक विथ एट्रीब्यूट्स लाइक द रेड कैप एंड ट्राइकलर अंडरलाइनिंग द आइडिया ऑफ पीपुल्स नेशन। एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। ये सारी आपको जो स्पेसिफिकेशन है वो दे देगा, फिर पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सी होगी इसका आंसर, और दो कुछ और भी जो फेमस नेम है वो ऐड कर देगा। तो ऐसा आपसे एक एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। जर्मेनियन पर्सनिफाइड द जर्मन नेशंस ऑफ्टन शो वियरिंग ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइजिंग हीरोइज्म। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे जर्मेनियन के बारे में बताया गया है। आपको वीडियो पॉज करना है, बहुत ही पेशेंसली पढ़ना है, और फिर उसको आपको याद कर लेना है और समझ भी लेना है साथ साथ में, ताकि आपको लंबे टाइम तक वो चीज़ें आपके दिमाग में रहें। अब बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप की, जो कि बेसिकली आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आप मिस करते हो तो 5 नंबर आप अपने गवा देते हो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एज आउटलाइन इन द टेक्स्ट। आपकी एनसीईआरटी में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बात करनी है। आफ्टर द फेल्ड लिबरल अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मन थ्रू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848, पर्शिया टुक लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर Otto von Bismarck became the architect of this process, utilizing the Persian army and bureaucracy. The unification was achieved through 3 wars over 7 years against Austria, Denmark, and France. This process concluded in January 1871, when the Persian king William I was proclaimed German Empire at the place of Versailles. आगे बात करेंगे। द न्यू जर्मन एम्पायर एम्फेसाइजेज मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन पर्शियन मॉडल्स। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि कैसे जो जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था, वही मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है। आपको वीडियो पॉज करना है, वो पढ़ लेना है। ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चों, ये लिमिटेड कंटेंट है। ये वो कंटेंट है जो लिखने पे आपके नंबर मिलेंगे। आप इस कंटेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हो आप अपने आंसर शीट के अंदर, वो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ होगी। आप इसे खींच के स्ट्रेच करके इस आंसर को 15 से 20 लाइन या एक पेज में भी लिख सकते हो। या अगर आप ये भी कंटेंट अगर आप लिख के आओगे जितना मैंने इसमें वीडियो में डाला है, तो आपके नंबर कट नहीं सकते, आपके नंबर डिडक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंटेंट है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस कंटेंट है। आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका। इन व्हाट वेज डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। ये जो दोनों जो क्वेश्चन हैं आपके पेपर में बन सकते हैं, पर इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला होने वाला है। इसके लिए बात करते हैं हम। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस
वेरियस मेजर्स टू फोर्ज ए शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी। वो अपने सभी के बीच में कनेक्शन महसूस फील करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे वो बतानी है आपको बेसिकली। दे प्रमोटेड द आइडिया ऑफ लैपेट्रिक, जिसे पेडरी सॉरी, जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी यहाँ पे जो मुश्किल है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है, जिसे हम फादरलैंड बोलते हैं या इंडिया में मदरलैंड बोल देते हैं, मातृभूमि। एंड द ले सिटियन, द सिटीजन्स यहाँ बात की गई है। आपको बेसिकली इंग्लिश में भी अगर आप लिख के आओगे तो भी ठीक है, ये तो फ्रेंच में तो एक बेसिकली डाल देता है कि उन्होंने बोला क्या था, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे कि उन्होंने मैन वर्ड जो यूज किया था फ्रेंच में क्या यूज किया था। एम्फेसाइजिंग ए यूनिटी कम्युनिटी, यूनाइटेड कम्युनिटी विथ इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करेंगे, ये तो हो गई आइडियोलॉजी की बात। आगे बात करेंगे सिंबल्स की। ए नेशनल फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग वो चूजन टू रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। फिर आगे बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, वहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। द स्टेट्स जनरल्स वॉज न्यू सॉरी रीनेम्ड द नेशनल असेंबली एंड इलेक्टेड बाई एक्टिव सिटीजन्स। ये वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे था उस टाइम पे, जिस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वहाँ का, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। द सेंट्रलाइज सिस्टम फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉज, एबोलिश इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड अडोप्ट ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। आगे हम बात करने वाले हैं कल्चरल, कल्चरल टाइप वहाँ पे कैसा था उस टाइम पे। द रीजनल डायलेक्ट्स वॉज वर डिस्करेज्ड इन फेवर्स ऑफ फ्रेंच एंड न्यू हाइम्स। हाइम्स मतलब बच्चों होता है भजन, जिसे हम बोलते हैं, हम हमारी हिंदी लैंग्वेज में भजन बोल देते हैं, जो रिलीजियस सॉन्ग होते हैं उन्हें हम हाइम्स बोलते हैं। ओथ्स एंड कॉमनरेशंस ऑफ मटेरियल्स वर क्रिएटेड इन द नेम्स ऑफ द नेशंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स का मतलब होता है शहीदों के नाम पे किसी जगह का नाम डाल देना। जैसे अपने यहाँ इंडिया में होता है किसी शहीद के नाम पे स्टेशंस बना देते हैं या फिर रोड के नाम रख देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी यही काम किया ताकि एक जो बंधुत्व की जो डेफिनेशन है वो बने रहे और एक दूसरे के बीच में प्रेम बना रहे एक कम्युनिटी के बीच में। ये सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी उस टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहेगा आपकी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड। और थैंक यू सो मच। एंजॉय द मेलोडी ऑफ लाइफ।